सो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी एटसेट्रा। उन रिलेशन को डिस्कस करने से पहले मैं एक थोड़ा सा रिवीजन देता हूं आपको रेजिस्टेंस के बारे में। आप सभी जानते हो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बातें आपको बताई थी। ये कहा था रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो कंडक्टर फ्लो ऑफ चार्ज को अपोजिशन प्रोवाइड करता है। रेजिस्टेंस को मैथमेटिकली ओम्स लॉ से हम कैलकुलेट करते हैं, R इक्वल टू वी अपॉन आई। और रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है R इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो एल बाई ए, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है एल पर डिपेंड करता है, ए पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है, जबकि ये डिपेंड नहीं करता वी और आई पर। अब इससे आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। इसको हम सिंबॉलिकली रो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो यहां से देखो, आप यहां से आपने देखा कि जो रेजिस्टेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हो तो हमें समझ में आता है R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा R इक्वल टू रो L बाई ए। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसे ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। इट इज टर्म्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है बेटा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड इन दीज टू टर्म्स कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो बेटा जो चीज है वो सिंपली ये है कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, क्योंकि जो मटेरियल होता है अगर वो सेम है तो उसकी प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहती है। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं कोई मटेरियल लूंगा तो उसकी रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होगी अगर आप मटेरियल को चेंज नहीं करते हैं। मान लो आपने आयरन कंडक्टर लिया है तो उस आयरन कंडक्टर की प्रॉपर्टी, वो आयरन कहीं से भी ले लीजिए, वो सेम रहेगी, इसलिए रेजिस्टिविटी भी उसकी सेम रहेगी। लेकिन रेजिस्टेंस उसका इफेक्ट होता है। रेजिस्टेंस उसका इफेक्ट होता है कि भाई वो कंडक्टर आप कहाँ यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, तो वो रेजिस्टेंस होता है। तो कुल मिला के क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है जबकि रेजिस्टेंस उसका इफेक्ट है। आप यहां से देखो, यहां से इन दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर करो तो आपको समझ में आएगा। देखो ये L है, ये भी L है, ये A है, ये भी A है। तो ये जो बच गया, जो मैंने क्वेश्चन सर्कल में डाला ये टर्म, ये रो को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो रो है वो M अपॉन एन ई स्क्वायर टो के बराबर है। वो सीधा मतलब देखो यहां से समझ में आएगा आपको। जो रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी वो ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है। डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल पर, और फिर देखो टॉ आ रहा है रिलैक्सेशन टाइम यानी कि टेम्परेचर पर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कंडक्टर एंड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब टेम्परेचर। सो रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो एल और ए पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पर। मतलब आप मटेरियल को बदलोगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बदल जाएगा। कंडक्टर की वायर, जो कंडक्टर है, जो वायर है उसकी लेंथ को बढ़ाओगे। मान लो एक वायर है मेरे पास, इसकी लेंथ एल है, आपने इसको बढ़ा के 2L कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मटेरियल वायर वही की वही है इसलिए इसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करेगी। मतलब मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी वही की वही रहेगी। अब हम लोग रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं। देखो इस फॉर्मूले से अगर हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें तो यहां से देखो क्या आएगा, रो इक्वल टू R A बाई L। इफ A इक्वल टू 1 यूनिट, लेंथ इक्वल टू 1 यूनिट, तो रो इक्वल टू R। इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्टिविटी है वो न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस है। किसके रेजिस्टेंस के बराबर? एक वायर के रेजिस्टेंस के बराबर जिसकी लेंथ और एरिया दोनों बराबर है, दोनों 1 यूनिट है। मींस रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेटा यहाँ एक बात समझने वाली है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार होता है आपको। देखिए क्या है बेसिकली, जैसे ये वायर है, मान लो ये वायर 1 मीटर लंबी है, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल 1 मीटर स्क्वायर है।
तो इस वक्त ये वायर जितना भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वही इस वायर की रेजिस्टिविटी भी है, इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी भी है। अब आप 2 मीटर लंबी वायर ले लो, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ भी ले लो, रेजिस्टिविटी अब भी यही रहेगी रो, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा आर डैश। मतलब मेरा कहने का है ये है कि अगर आप यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हो, उस वक्त न्यूमेरिकली जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है कंडक्टर की, वही उसकी रेजिस्टिविटी वैल्यू होती है। ये एक रेजिस्टिविटी को इनडायरेक्ट वे से कैलकुलेट करने का तरीका है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और बेटा इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी की, वो ओम मीटर हो जाएगी। ओम मीटर, देखो ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, 1 मीटर से मीटर कटा तो ओम मीटर इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। इस लेवल पर आप एक लाइन और हमेशा याद रखेंगे बेटा, वन मोर लाइन इज देयर। जो एलॉय होते हैं, एलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेटल। एलॉय हैव हाई रेजिस्टिविटी देन मेटल, एलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है मेटल से। यह पॉइंट हमेशा याद रखना, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। सो 1 or 2 more definition here. What is conductance and conductivity? कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या है? देखो कंडक्टेंस जो है G, it is the reciprocal of resistance. The reciprocal of resistance is termed as conductance. जबकि कंडक्टिविटी, the reciprocal of resistivity is called conductivity. जो फैक्टर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर अपना इफेक्ट डालते हैं, वही फैक्टर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी पर भी अपना इफेक्ट डालेंगे। बस फर्क इतना होगा कि अगर एक फैक्टर रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है तो वो फैक्टर कंडक्टेंस को घटाएगा, और ऐसे ही रेजिस्टिविटी को अगर बढ़ा रहा है तो कंडक्टिविटी को घटाएगा। यानी कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इनवर्सली बिहेव करते हैं। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम है तो कंडक्टेंस का एसआई यूनिट भी ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स। इसे मोह कहते हैं, MHO। या इसका एक तीसरा नाम है बेटा सीमेन, एस से लिख देते हैं। तो आपको पता है रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है, तो इसके हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर मोह मीटर इनवर्स, या फिर सीमन मीटर इनवर्स। ये इनके यूनिट हो जाएंगे। सो छोटी छोटी स्टेटमेंट है, इनको आप ध्यान रखना, रिलेशन है छोटे छोटे, इनको आप ध्यान रखेंगे। सो स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टर्म इज करंट डेंसिटी। व्हाट इज करंट डेंसिटी? एक छोटी सी टर्म है यहाँ पर, करंट डेंसिटी किसे कहते हैं? तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, एंड एरिया शुड बी नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। एरिया जो है वो क्या होना चाहिए? नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए। सो द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टर्म्ड एज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को आमतौर पर एक वेक्टर क्वांटिटी माना गया है। वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन इसकी वही मानी गई है जो करंट की होती है, सेम एज दैट ऑफ करंट, सेम एज दैट ऑफ करंट। ये करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। बीइंग ए वेक्टर क्वांटिटी तो मस्ट हैव ए डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन करंट वाला ही माना गया है। एसआई यूनिट देखो इसका, तो करंट का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ इट, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब एक छोटा सा रिलेशन बेटा हम लोग यहाँ से डिराइव करते हैं, a very small relation here but it's a very important one। अब देखो I इक्वल टू NEAVD होता है, तो J इक्वल टू I NEAVD अपॉन A हो गया, A से A कैंसिल। अब NEVD, NE और VD की देखो डेफिनेशन अभी कुछ देर पहले पढ़ी थी, NE कैपिटल E अपॉन M इंटू टॉ। इन सारी टर्म्स को इकट्ठा करो तो J कम्स आउट टू बी NE स्क्वायर टॉ अपॉन M इंटू कैपिटल E। अब थोड़ा सा पिछले वाले लेक्चर को आप देखोगे, पिछले वाले वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है। जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था वो था M अपॉन NE स्क्वायर टू, NE स्क्वायर टू। इसी वीडियो में बिल्कुल स्टार्टिंग में भी आपने देखा होगा इसे, और इसका रेसिप्रोकल है ये टर्म, और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज टर्म्ड एज कंडक्टिविटी, तो J कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू E। दिस इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ।
मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर आप इसे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कह सकते हो। यू कैन आल्सो से द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दिस इज टर्म्ड एज करंट डेंसिटी। सो लेट्स डू वन न्यूमेरिकल हियर। एक क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा बेटा, दो फॉर्म में है ये क्वेश्चन। अब पहली फॉर्म अगर इसकी देखोगे तो पहली फॉर्म क्या है, अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। अगर मान लो ओरिजिनल रेजिस्टेंस इसका R ओम है, तो नया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होगा। इसमें मैंने लिखा वायर इज स्ट्रेच्ड बाय ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को देखो, इन दोनों क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको महसूस नहीं होगा। स्टेटमेंट लगभग एक जैसी है, केवल एक वर्ड ऐसा है जो दोनों में डिफर करता है। यहाँ बाय है और यहाँ टू है, यहाँ बाय है और यहाँ टू है, और इसी वजह से ये दोनों क्वेश्चन या इनके सॉल्यूशन अलग हो जाते हैं। अगर आप पहले रजिस्टिविटी की बात करो, क्वेश्चन भले ही चाहिए हो चाहे ये हो, देखो वायर को आपने स्ट्रेच किया है दोनों ही केस में, लेकिन वायर का मटेरियल चेंज नहीं किया, तो रजिस्टिविटी रो विल रिमेन सेम इन बोथ द केसेस, रो विल रिमेन सेम इन बोथ द केसेस। हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको, तो ये क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली आप सोल्व कर लोगे। देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप क्या करो, आर के फॉर्मूले को दो बार लिख लो। वी नो दैट आर इक्वल टू रो एल बाई ए, और चेंज होने के बाद आर डैश हो गया रो एल डैश बाय ए डैश। सो सी द डिफरेंस, अगर आप वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल कर रहे हो, स्ट्रेच टू ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, इसका मतलब आपने एल डैश को 2l कर दिया, जबकि यहाँ क्या है, यहाँ कहते हैं स्ट्रेच्ड बाय ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, इसका मतलब आपने लेंथ को स्ट्रेच करके 2l और बढ़ा दिया, तो जो नई लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, l तो पहले थी और 2l और बढ़ा दी तो टोटल 3l हो गई। द डिफरेंस इज ओनली दिस वन। यह तो फाइनल लेंथ ही 2l हुई, लेकिन ये फाइनल लेंथ 2l बढ़ गई, यानी कि l प्लस 2l हो गई। अब जब वायर को आप खींचोगे तो वो पतली होगी बेटा, पतली होगी तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम, तो a डैश कितना होगा, देखो वॉल्यूम सेम, तो फाइनल वॉल्यूम रो डैश सॉरी एल डैश इंटू ए डैश मस्ट बी इक्वल टू एल इंटू ए। एल डैश आपने 2l कर दिया, देखो वॉल्यूम होता है ना लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एल डैश 2l हो गया, ए डैश एज इट इज एल इंटू ए, एल से एल कैंसिल, तो ए डैश की वैल्यू a बाई 2 हो गई। तो जब आप वायर को स्ट्रेच करोगे तो वो वायर पतली हो जाएगी, उसकी लेंथ को अगर आपने डबल कर दिया मान लो, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा हो जाएगा। लेकिन जब आप इसके क्वेश्चन करते हो, कोई चीज़ आधी हो गई, कोई चीज़ डबल हो गई, आपको उसे सोचना है, तो आप उसे कैसे सोचोगे। सोचने का तरीका देखो बेटा, जितना नंबर यहाँ आएगा उतना ही नंबर आप यहाँ ले सकते हो। तो एल डैश, तो आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर डैश इक्वल टू रो एल डैश की जगह 2l आ गया और ए डैश की जगह a बाई 2 हो गया, तो वैल्यू आ जाएगी 4 रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए इसके बराबर, तो आर डैश की वैल्यू 4r के बराबर हो जाएगी, आर डैश की वैल्यू 4r, और यहाँ आर डैश की वैल्यू अगर यहाँ निकालोगे तो आर डैश की वैल्यू रो इंटू 3l, और एरिया हो जाएगा a बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल, ओ सॉरी कैंसिल नहीं होगा भाई, तो ये 9 हो जाएगा, 9 रो एल बाई ए, तो आर डैश की वैल्यू 9r हो जाएगी। ये आपका आंसर है।